नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज फिर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पिछले 2 दिनों से आपको खबरों में ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर थोड़ा थम गया है या बहुत कम हो गया है। इससे चकित मत होइए, ये मत समझिए कि हिंसा का दौर थमने जा रहा है और ये उसका शुरुआती लक्षण है। तो क्यों थम गया है हिंसा का दौर, क्या कारण है, वो बताऊंगा आपको। लेकिन ये बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार चुनी गई हैं, उनके लिए राजनीतिक हिंसा पार्टी को विस्तार देने का एक हथियार है। और यही राजनीतिक हिंसा शासन की दुर्व्यवस्था को छिपाने का ढाल भी है। इसी हिंसा के जरिए वो अपने विरोधियों को, जो सरकार के बारे में और कामकाज के बारे में, विकास के बारे में, उद्योग धंधे न होने के बारे में सवाल उठाते हैं, उससे चुप कराती हैं। और अपने राजनीतिक विरोधियों को हिंसा के जरिए मन में डर पैदा करके, ये भय का राज स्थापित करके वो शासन चलाना चाहती हैं। तो अब बात करते हैं इसकी कि आखिर हिंसा का ये दौर थोड़ा कम क्यों दिखाई दे रहा है 2 दिन से। उसकी वजह एक ही है, और वो वजह ये है कि ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए, जो चुनाव के बाद से हिंसा का दौर चला है, उसकी सुनवाई के लिए 5 जजों की एक विशेष पीठ का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। इस पर सुनवाई हुई तो राज्य के एडवोकेट जनरल ने क्या कहा, उससे आपको स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। उन्होंने अदालत में कहा कि 9 मई से राजनीतिक हिंसा का कोई मामला नहीं हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ममता बनर्जी कह रही थी कि चुनाव आयोग के हाथ में पुलिस प्रशासन था, इसलिए राजनीतिक हिंसा हो रही थी। जिस दिन उन्होंने शपथ ली, यानी 5 मई को, उन्होंने कहा कि अब उन्होंने शपथ ले ली है, फिर से प्रशासन उनके हाथ में आ गया है। हालांकि ये बात सही नहीं थी, लेकिन मान लेते हैं कि वो जो कह रही थी वो सही थी। तो अब जो है हिंसा नहीं होगी। लेकिन 5 मई से 9 मई तक हिंसा होती रही, ये न कहते हुए भी एक तरह से परोक्ष रूप से एडवोकेट जनरल ने स्वीकार कर लिया, जब उन्होंने ये नहीं कहा कि 5 मई को ममता बनर्जी ने शपथ ली, उसके बाद से ये राजनीतिक हिंसा रुक गई। उन्होंने कहा 9 मई के बाद नहीं। और कब कहा? 10 मई को, यानी कल की सुनवाई, कल जो सुनवाई हुई उसमें ये कहा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल 24 या 36 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि वो उसका ब्यौरा दे रहे थे कि इस दौरान हिंसा नहीं हुई है, उसका कोई मामला नहीं है। लेकिन उनकी इस बात का खंडन किया केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल YJ दस्तूर ने। उन्होंने कहा कि ये जो एडवोकेट जनरल ने कहा है, राज्य सरकार की ओर से जो पक्ष रखा है, बिल्कुल गलत है। हिंसा की, राजनीतिक हिंसा की शिकायतों का स्वतः संज्ञान लिया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, और राज्य के जो महिला आयोग है उसने संज्ञान लिया है, उसको शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा राज्य के SC और ST आयोग को भी शिकायतें मिली हैं राजनीतिक हिंसा की, क्योंकि आदिवासी इलाकों में लोगों के घर जलाए गए हैं, उजाला गया है, मारपीट हुई है, हत्या हुई है, ये घटनाएं हो रही हैं। इनकी शिकायतें इन संस्थाओं को मिली हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का या कार्यकर्ता का बयान नहीं है। ये पीड़ित लोगों की ओर से जो शिकायतें पहुंची हैं वो शिकायतें हैं। तो हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए मामला 18 तक के लिए मुलतवी कर दिया। 18 मई को अगली सुनवाई होगी। अब आपको देखना ये होगा कि 11 मई और 18 मई के बीच में राजनीतिक हिंसा की कितनी घटनाएं होती हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से, चूँकि अदालत में सुनवाई चल रही है, थोड़ा कम हो जाए। अगर आप ये समझकर बैठे हैं कि ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आ गई हैं, इतना बड़ा बहुमत मिला है जो 2016 के बहुमत से भी बड़ा है, तो संतुष्ट हो गई होंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हिंसा का ये दौर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हिंसा उनकी सत्ता का आधार है। अगर वो रुक जाए, अगर उसको वो बंद कर देंगी, तो उनके अस्तित्व का पर सवाल आ जाएगा। फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर उनको सरकार चलाना पड़ेगा, फिर उनको विकास का काम करना पड़ेगा, उद्योग धंधे लाने पड़ेंगे, निवेश लाना पड़ेगा, जो वो नहीं करना चाहती।
उन्होंने 10 साल में नहीं किया और अगले 5 साल भी नहीं करने वाली हैं, ये मान कर चलिए। सुनवाई में कल जो है एक अन्य याचिकाकर्ता थे, वकील थे, और उनका नाम है ऋषभ सिंह। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा से प्रभावित हुए हैं, ये चुनाव के बाद की हिंसा से, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और उन्होंने ये बात भी कही कि 80,000 लोगों ने पलायन किया है, पश्चिम बंगाल छोड़कर असम में शरण ली है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अपने ही देश में एक राज्य के लोग अपनी ही सरकार के डर से दूसरे राज्य में शरण ले रहे हैं। तो इससे आप स्थिति का अंदाज़ा लगाइए। लेकिन ये स्थिति भी कम गंभीर है। आगे जो बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादा गंभीर स्थिति की बात है। हुआ यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में बल्कि कहें, ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने के विधायकों को केंद्र सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की। बीजेपी के सारे 77 विधायकों को केंद्रीय बलों की सुरक्षा प्रदान की गई है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक दो इक्का दुक्का नेताओं को, जिनको थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा हो, उनको इस तरह की सुरक्षा मिल जाए, वो अलग बात होती है। लेकिन सब के सब विधायकों को, विपक्ष के, और विपक्ष में उनके अलावा कोई विधायक है नहीं, तो सब के सब विधायकों को अगर इस तरह की सुरक्षा मिल रही है तो इससे आप अंदाज लगाइए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, किस तरह का खतरा है चुने हुए विधायकों को। और सवाल एक ये भी है, विधायकों को तो सुरक्षा केंद्रीय बलों की मिल जाएगी, उन कार्यकर्ताओं का क्या, उन मतदाताओं का क्या, जिन्होंने आपके भरोसे पर वोट दिया, उनकी क्या गलती थी? उनको सुरक्षा कौन देगा? उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। लेकिन ये सुरक्षा देने के बाद भी सुरक्षित रहेंगे विधायक बीजेपी के, इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे सबसे पहले शुवेंदु अधिकारी को केंद्रीय बलों की सुरक्षा मिली, वो बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं, विपक्ष के नेता होंगे, उनको कैबिनेट का दर्जा भी मिलेगा। उनको जैसे ही केंद्रीय बलों की सुरक्षा मिली, वैसे ही पश्चिम बंगाल सरकार नहीं करती। विधानसभा के अंदर जो कुछ होता है व्यवस्था, वो विधानसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन वो सरकार की सलाह पर, सरकार के जरिए करता है। ये सब कोई छिपी हुई बात नहीं है, सभी जगह होता है। तो विधानसभा परिसर में पश्चिम बंगाल के केंद्रीय बलों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो जिनको सुरक्षा मिली हुई है, जिन विधायकों को, 77 विधायकों को, वो अगर पश्चिम बंगाल की असेंबली के अंदर जाएंगे तो उनको अपने सुरक्षा बलों को, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बाहर छोड़कर जाना पड़ेगा। वहाँ उनके साथ क्या होगा, इसकी कोई गारंटी लेने वाला नहीं है। और ममता बनर्जी कहाँ तक, किस हद तक जा सकती हैं, इसकी तो शायद ममता बनर्जी भी कोई गारंटी नहीं ले सकती। जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह की हिंसा को बढ़ावा देती हैं, वो दरअसल हिंसा से लड़ते लड़ते खुद इतनी हिंसक हो चुकी हैं कि हिंसा उनके लिए, ये राजनीतिक हिंसा न्यू नॉर्मल की तरह है, उनके लिए सामान्य व्यवहार है। उनको लगता ही नहीं कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो बार बार कहती हैं कुछ नहीं हो रहा है। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दीजिए तो कुछ नहीं हो रहा है। पहले कहा कि जो है 2 मई से पहले हो रहा था, फिर कहा कि 5 मई को हमने शपथ ले ली, उसके बाद से कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर हिंसा हुई, चलती रही, तो ये कहा कि भाई ये फर्जी मामले हैं, बीजेपी वाले फर्जी मामले बता रहे हैं, फिर फर्जी वीडियो दिखा रहे हैं। लेकिन किसी फर्जी वीडियो दिखाने वाले के खिलाफ केस नहीं हुआ है अभी तक। सरकार क्या कर रही? उसके साथ साथ देखिए, दोनों बातें वो कहती हैं कि हिंसा नहीं हो रही है, कोई नहीं मारा गया है, गलत कहा जा रहा है। फिर कहती हैं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं तो किसी ने तो हिंसा की है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक और बात आपको बता रहा हूँ, जो इस चुनाव नतीजे के आने के बाद से हो रही है। आपको याद होगा कि अभी 3-4 अंक पहले मैंने पश्चिम बंगाल पर ही एक कार्यक्रम में बताया था आपको कि बीएसएफ के 2 जवानों के घर पर हमला हुआ। घर के लोगों को जो है मारा पीटा गया। एक जवान के घर के लोग सब भागकर जो है वो दूसरी जगह छिपे जान बचाने के लिए। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। हालांकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो है कोई घटना नहीं हुई है। तो ये ममता बनर्जी या टीएमसी के गुंडों ने ये काम क्यों किया? बीएसएफ से क्या नाराज़गी थी?
एक तो नाराज़गी थी चुनाव के दौरान, जो बार बार आरोप लगा रही थी, टारगेट बना रही थी वो बीएसएफ को, और टारगेट वो चुनाव के लिहाज से सिर्फ नहीं बना रही थी, वो कह रही थी कि हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, वोट नहीं देने दे रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट करवा रहे हैं। ये सब सतही बातें थी। उसका मकसद उस समय एक माहौल बनाना था सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ, उसमें शामिल थी वो बात। लेकिन उसका असली मकसद अब समझ में आ रहा है। बीएसएफ पे हमला, बीएसएफ के खिलाफ इस तरह की जो है बयानबाजी, इन सब का मकसद था कि सीमा से पार से जो धंधा चलता था वो चलता रहे, उसको रोकने की हिम्मत कोई ना करे। तो क्या हुआ है, 5 मई को उनके शपथ लेने के बाद से गो तस्करी का धंधा फिर से चलने लगा है बांग्लादेश से। जो धंधा रुका हुआ था चुनाव के कारण जो है वो रुका हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा हद तक कमी आ गई थी, वो फिर से शुरू हो गया। दूसरा, घुसपैठ का सिलसिला, वो भी फिर से शुरू हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगले 5 साल में पश्चिम बंगाल में होने वाला है क्या। पश्चिम बंगाल की जो डेमोग्राफी है उसमें आप बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं अगर ममता बनर्जी का ये रवैया कायम रहा तो। घुसपैठियों को खुली छूट होगी, संरक्षण होगा सरकार का, उनको सुरक्षा मिलेगी सरकार की, सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, सरकार के जितने कार्यक्रम हैं उसका उनको लाभ मिलेगा। तो घुसपैठ का धंधा फलने फूलने वाला है और ज़्यादा तेज़ी से। ममता बनर्जी ये इंश्योर करेंगी ये जो नए लोग आएँ ये उनके कैप्टिव वोटर बने और उनकी अगले चुनाव में भी जीत सुनिश्चित कराने के लिए उनको थोड़ा मेहनत कम करनी पड़े, उनको हिंदू वोटों पर उनकी निर्भरता थोड़ी कम हो जाए। तो पश्चिम बंगाल में आने वाले दिन जो भी टीएमसी के समर्थक नहीं हैं, वोटर नहीं हैं, उनके लिए बहुत बुरे होने वाले हैं। और बात सिर्फ टीएमसी के समर्थक न होने या मतदाता न होने की बात तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक सबक है। आप देखिए बगल में असम है, वहाँ पर जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, आपको हिंसा की एक घटना नहीं सुनाई दी। वहाँ भी चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ा गया, बड़े आक्रामक ढंग से लड़ा गया दोनों पक्षों की ओर से, लेकिन चुनाव के बाद एक भी हिंसा की घटना सुनाई नहीं दी। तो ममता बनर्जी जो करने जा रही हैं आने वाले दिनों में, वो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। ये कहा जा रहा है तमाम हलकों में, तमाम विशेषज्ञों जानकारों के मुताबिक कि पश्चिम बंगाल अगले 5 साल में या उससे कम समय में अगला जम्मू कश्मीर बनने के रास्ते पर है। आप याद कीजिए, अगर जम्मू कश्मीर को 1989 के पहले की स्थितियां, तो लगभग इसी तरह की स्थिति थी, इसी तरह का पलायन, राजनीतिक हिंसा और सबसे बड़ी बात हिंसा पर चुप्पी। जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित हिंदू मारे जा रहे थे तब कोई बोल नहीं रहा था। देश भर में, दुनिया भर से कहीं मानवाधिकार की बात नहीं उठ रही थी, आज भी नहीं उठ रही है। जो लोग एक घटना पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक चले जाते हैं, वो इतनी घटनाओं के बाद भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बोलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये ठीक है, उनको लगता है कि अच्छा हो रहा है। उनकी नज़र, उनके बयान सुनिए, उसकी ध्वनि सुनिए, उसका निष्कर्ष निकालिए कि ये बीजेपी के लोग हैं, समर्थक हैं, इनके साथ यही होना चाहिए। ये सोच है उनकी। अब इस सोच को, अगर इसको तानाशाही नहीं कहेंगे, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये जनतंत्र तो किसी भी पैमाने से नहीं है, किसी भी नज़रिए से जनतंत्र नहीं है। पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी की तानाशाही स्थापित हो चुकी है और जनतंत्र उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। अभी कोई जनतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान में जो भी व्यवस्थाएं हैं ऐसे लोगों से निपटने की, उसके आधार पर अभी तक केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। कब तक उठाएगी ये केंद्र सरकार जानती है, कब सही समय होगा ये केंद्र सरकार जानती है। लेकिन हम सबको, आपको इंतज़ार है कि कुछ होगा, कुछ होना चाहिए। ये स्थिति बदलनी चाहिए, ये ऐसे ही नहीं चलने देना चाहिए अगर देश की एकता अखंडता की चिंता है। आज बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।